नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके लिए पंचम पाठ के क्या लेकर के आया हूं, परीक्षा उपयोगी बहुत अच्छे प्रश्न, इसलिए बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेंच पर। चलिए देखते हैं हम लोग कि देखें हमारे इस पर लिखा हुआ है सौवर्ण षटिका पंचम पाठा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये शब्द तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। पहले से ढूंढते हो कि परीक्षा का कुछ मोस्ट मिल जाए, और जब मोस्ट मिल जाए तो बस उसी को पढ़ लें, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं बिल्कुल आपको क्या हिंदी में कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न। परीक्षा उपयोगी का मतलब यही होता है कि परीक्षा में सबसे ज्यादा फोकस उन प्रश्नों पर रहता है जो प्रश्न हमारे पाठ से संबंधित हों लेकिन थोड़ा हट करके हों। ऐसे प्रश्नों पर जो पर्यवेक्षक हमारा पेपर बनाता है, जो शिक्षक हमारा पेपर बनाता है, उसकी नजर इसी पर कि बच्चा पढ़ता कैसा है। केवल रट्टा मार पढ़ाई कर रहा है, केवल पाठ को अध्ययन कर रहा है, कि थोड़ा सा पाठ परिचय के आधार पर कुछ बेसिक भी जानता है। इस प्रकार से बहुत अच्छे प्रश्नों को वो निर्माण करता है। तो इस ऐसे सारे प्रश्नों को हम इसमें रख करके लाते हैं जो आपके लिए क्या है, ये परीक्षा से उपयोगी बहुत आपके लिए उपयुक्त होते हैं। तो बने रहिए और चलते हैं हम लोग आगे। देखें पहला प्रश्न है तात्कालीन समाजस्य दर्पणम किम मन्यते। तत्कालीन मतलब जो हमारी समाज है, ये समाज जो चल रही है, इस समाज में, इस समाज के दर्पण के रूप में किसे माना गया है। दर्पण के रूप में समाज के, देखिए यहां षष्ठी विभक्ति लगी है इसलिए समाज के या समाज को, ठीक है ना, समाज को या तो यहां समाज के आ जाएगा। तत्कालीन समाज के दर्पणम माने दर्पण के समान किम मन्यते, किसे मानते हैं, किसे माना गया है, कौन सी ग्रंथ को माना गया है, ठीक है ना। तो याद रखना कि तत्कालीन समाजस्य दर्पणम महाकवि शूद्रक प्रणीत मृक्ष कटिकम प्रकरणम मन्यते। ये अब यहां मैं बार बार उस चीज को नहीं बताऊंगा। मैंने जब पाठ का परिचय आप लोगों को पढ़ाया था ना, और पाठ के परिचय में मैंने आप लोगों से बार बार यही कहा था कि आप लोग याद रखना कि इस पाठ परिचय से भी बहुत सारे प्रश्न हमारे बनते हैं, ठीक है ना। उसमें यह भी बताया था उन्होंने कि समाज जो हमारी समाज चल रही है, जिस मार्ग पर चल रही है, उस समाज के लिए यह दर्पण है, एक प्रतिबिंब है। दर्पण में जिस प्रकार से हम लोग अपने चित्र को देखते हैं, दर्पण मतलब जानते हैं शीशा। अपन लोग नहा धो करके क्या करते हैं, हम लोग शीशे से बालों को सहलाते हैं, बालों को संभालते हैं, वही तो दर्पण है। इंग्लिश में आप लोग उसको मिरर वगैरह बोलते हैं, जो भी है। तो आप लोग याद रखना कि जो दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है वो यथार्थ दिखता है। आपके चेहरे पर कुछ लगा होगा तो दर्पण में दिखेगा, आपने अगर बालों को अच्छे से किया होगा तो दर्पण में अच्छे दिखेंगे, आपके बिखरे होंगे बाल तो आपके दर्पण में बिखरे हुए दिखेंगे। मतलब कि दर्पण आपको यथार्थता महसूस कराता है, और जो यथार्थता को, सत्यता को दिखाता है वही तो दर्पण है। और तो यहां पर भी क्या है, जो दर्पण जिसको माना गया है वो क्या है, शूद्रक जी की रचना मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम को जब प्रथम अंक से लेकर के अंतिम तक पढ़ेंगे तो उसमें समाज की सत्यता को दर्शाया गया है। किसको, समाज को, समाज की सत्यता को दर्शाया गया है। मतलब यथार्थता बिल्कुल सही बताया गया है कि समाज में चल क्या रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि तत्कालीन समाज के दर्पण को मानने वाली किसको माना गया है, तत्कालीन समाज में दर्पण। तो महाकवि शूद्रक के द्वारा रचित एक मृक्ष कटिकम हमारा प्रकरण है, नाटक है, उसको माना गया है क्या, दर्पण माना गया है। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न, क्या देखेंगे हम, दूसरा प्रश्न सौवर्ण षटिका पाठः कुत्रतः संकलितः। सौवर्ण षटिका जो पाठ है वो कुत्रतः संकलितः, कहां से क्या किया गया है, संकलित किया गया है। तो ये भी देखिए उसमें बताया है पाठ परिचय में कि जो मृक्ष कटिकम था, मृक्ष कटिकम का षष्ठम अंक था। क्या है, षष्ठम अंक मतलब छठवां अंक था। उस छठवें अंक का ये थोड़ा सा अंश लिया गया है और उसका वर्णन यहां पर किया गया है। सौवर्ण षटिका पाठा मृक्ष कटिकस्य षष्टंकात संकलिता। पंचमी, देखो इसमें पंचमी विभक्ति लगी है, जैसे रामात वैसे लगा है षष्ट अंकात। मृक्ष कटिकस से लगा तो षष्ठी विभक्ति, तो यहां पर के का चिन्ह निकलेगा, अर्थ निकलेगा मृक्ष कटिकस, मृक्ष कटिक के षष्ठ माने छठ में, अंकात माने अंक से, संकलिता माने संकलित किया गया है। मृक्ष कटिक के छठवें अंक से क्या किया गया है, संकलित किया गया है। कौन, सौवर्ण षटिका। सौवर्ण षटिका जो पाठ बनाया है ये उसी के
षष्टम अंक से लिया है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न के बाद हम चलेंगे अगले। सौवर्ण शटिका इति नाट्यांशे, सौवर्ण शटिका इति नाट्यांशे, नाट्य के अंश में सौवर्ण शटिका जो नाटक का अंश है, किम अभिव्यक्तम, किसके द्वारा क्या किया गया है, वो इसमें किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में इसमें चर्चा की गई, किसका यहां वर्णन है। ठीक, तो वही आप देख लीजिए कि क्या है, अस्मिन नाट्यांशे शिशोः, क्या लगा है, शिशोः बालक, क्या लगा है, बालक मनः, बालक के मन, उद्वेलिता लतका, उद्वेलिका माने उसके बालक के मन का जो भाव था उसको क्या किया गया है, उद्वेलित किया गया। बाल सुलभ इच्छाम, और बालक के अनुकूल इच्छा को मार्मिक रूप से अभिव्यक्तम माने वर्णित किया गया है, बोला गया है, इसमें विचार व्यक्त किए गए। पहले ये देखें, ये शिशु बना है, शिशोः बना है, क्या बना है, शिशोः। शिशोः का मतलब आप थोड़ा सा देख लें कि शिशु के रूप कैसे चलते हैं। यहां शिशु लिख देते, अगर रूप नहीं आते हैं तो बोले शिशु लिख देते, ये शिशोः क्यों लिख दिया है। तो शिशु के रूप चलेंगे हमारे उकारांत पुल्लिंगवाची, जैसे गुरु के रूप चलते हैं, जैसे गुरु के रूप चलेंगे, भानु के रूप चलेंगे, वैसे शिशु के रूप चलेंगे। गुरुः गुरुम, गुरुणा गुरुवे, गुरोः गुरोः, गुरौ गुरोः, चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वैसे ही चलेंगे। शिशुः शिशुम, शिशुना शिशुवे, शिशोः शिशोः, आ गया ना, शिशोः से षष्ठी विभक्ति लगी है। कौन सी विभक्ति लगी, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, क्योंकि गुरुः गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो, शिशुः शिशुम शिशुना शिशवे, शिशोः शिशोः शिशौ शिशो। चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बिल्कुल एक समान रूप चलेंगे। अरे गुरुः गुरुम गुरुणा गुरवे, शिशुः शिशुम शिशुना शिशवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो, शिशुः शिशुः शिशौ शिशो। चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वैसे बिल्कुल एक समान रूप चलते हैं गुरु के और शिशु के। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी, क्योंकि नाटक के अंश में शिशु माने शिशु के, और का के की चिन्ह षष्ठी का होता है। शिशु के मन की उद्वेलित का, उसके मन में उठने वाले भावों को, बाल सुलभ उसकी इच्छाओं को मार्मिकता के रूप में बहुत अच्छे ढंग से क्या किया गया, अभिव्यक्तम व्यक्त किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है ना, आगे देखेंगे। अब यहां देख लें नाट्यांश किम, किम की जगह पर अपन को क्या करना है कि अस्मिन नाट्यांशे शिशो मना उद्वेलिता बाल शुभम इच्छाम अभिव्यक्तम। ठीक है ना, मार्मिकतया अभिव्यक्तम, इतना आप लोगों क्या है, इसमें हम लोगों को जोड़ना है। प्रस्तुत नाट्यांश किम प्रकाशितम करोति, प्रस्तुत नाट्यांशः किम प्रकाशितम करोति, प्रस्तुत नाटक का अंश किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है या किससे प्रकाशित है, किसका इसमें वर्णन है जिससे इसने प्रकाश डाला है। तो देखेंगे, प्रस्तुत नाट्यांशः शिशूनाम निर्मलम अंतःकरणम स्नेहशीला अनार्या शीला ना आर्या वत्सल्य च प्रकाशितम करोति। यहां पर शिशु के, बालक के क्या है, शिशु नाम बहुवचन लगा है, शिशुओं के निर्मल अंतःकरण में इसलिए स्नेहशीला ना आर्या वात्सल्यम, वात्सल्यता को, और क्या है, ममतामयी माँ की वात्सल्यता को और स्नेहशीला को क्या है, प्रकाशित किया गया है पूरे नाटक में। इस पूरे नाटक में बोले वर्णन किस किस को है, किस किस के ऊपर प्रकाश डाला गया है, तो बालक की निर्मल अंतःकरण को, स्नेहशीला को और वात्सल्य भाव पर क्या किया गया है, प्रकाश किया गया है, डाला गया है। चौथे प्रश्न के बाद हम उसी क्रम में चल रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं और बहुत अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। यहां देखते चलिए आप लोग। किम दृष्ट्वा चारुदत्त पुत्रस्य रोहसेन अशांतो भवति। ठीक है ना, क्या देख करके चारुदत्त का पुत्र रोहसेन अशांतो भवति, मतलब अशांत मतलब दुखित हो गया था, दुख हो गया था। क्या देख करके अशांत हो गया था, तो देखें, प्रातिवेशिक गृहपति दारकश्यो सुवर्ण शटिकाम दृष्ट्वा रोहसेन अशांतो भवति। ठीक है ना, प्रातिवेशिका माने पड़ोसी, पास में रहने वाले, गृहपति, गृह माने स्वामी, जो पास में रहने वाला घर था पड़ोसी का, उसके स्वामी माने उसका मालिक, और उसका पुत्र
उस गृह स्वामी के पुत्र के द्वारा जो खेला जा रहा था क्या, सोने की गाड़ी से, उसको देखा किसने, रोहिसेन ने, और उसको देख करके क्या हो गया, अशांत हो गया। उसको देख करके वह क्या हो गया, अशांत हो रहा था और होने लगा, और इसी के कारण वो उसका मन क्या हो गया था, दुखित हो गया था। रोहिसेनम दृष्ट्वा वसंत सेना तस्मिन विषय किम अकथयत। रोहिसेन के द्वारा देखने पर वसंत सेना तस्मिन माने उसके विषय में क्या कथयत, उसके विषय में क्या कहती है। वसंत सेना ने जैसे ही रोहिसेन को देखा तो उसके विषय में क्या कहा, तो वो यहां पर क्या है बोला जा रहा है। तो रोहिसेन ने जैसे ही देखा और वो वसंत सेना के लिए क्या बोलता है, देखें, रोहिसेनम दृष्ट्वा वसंत सेना उक्तवती। रोहिसेन को देख करके वसंत सेना उक्तवती माने बोली, यत कस अयम दारका, यह किसका पुत्र है। ये पहले बोला किसने, वसंत सेना ने, ये किसका पुत्र है, अनअलंकृत शरीरोपि चंद्र मुखम आनंदयति मम। किसने बोला, रोहिसेन को देख करके वसंत सेना तस्मिन विषय, उसके विषय में क्या बोलती है, क्या बोलती है, देखना कि रोहिसेन दृष्टवा, रोहिसेन को देखा और बोली, यत कस अयम दारका, यह किसका पुत्र है, यह अनअलंकृत कृत शरीरोपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम, बिना आभूषणों के, अनअलंकृत बिना आभूषणों के शरीर वाला भी यह कैसा दिख रहा है, बोले चंद्रमुख के समान, चंद्र रूपी मुख के समान, मेरे हृदय को, मम माने मेरे, हृदयम माने हृदय को, आनंदयति माने आनंदित करता है, प्रफुल्लित करता है। यह किसका बालक है, यह कौन है, यह मुझे बताओ। कौन कहती, वसंत सेना, यह कौन है जो बिना आभूषणों के सजा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बिना आभूषणों के शरीर वाला भी इतना सुंदर लग रहा है जैसे चंद्रमा के समान हो, और यह देख करके मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है, प्रफुल्लित कर रहा है, मेरा हृदय प्रसन्नचित हो रहा है। ये देख करके क्या, किसने, वसंत सेना ने बोला, ये किसने, वसंत सेना तस्मिन विषय किम अकथयत, यही कहा है उसने। छठवें प्रश्न के बाद आगे चलते हैं हम। सातवां प्रश्न रहेगा, यदा रदनिका वसंत सेनाम रोहिसेनस्य जननी कथयति तदा रोहिसेन किम कथयति। जब रदनिका वसंत सेना को रोहिसेन की जननी माने माता कथयति, ठीक है ना, जब रदनिका वसंत सेना को रोहिसेन की माता कहती है, तदा माने तब, रोहिसेन किम कथयति, तब रोहिसेन क्या कहता। जब रदनिका ने कहा कि ये तुम्हारी माता है, कौन, वसंत सेना, तब रोहिसेन उसके उत्तर में जवाब में क्या कहता है कि सह कथयति यत सह अलीकम भणति। वह कहता है, क्योंकि यहां पुल्लिंगवाची शब्द है सह, वह कहता है यत सह अलीकम, तुम झूठ बोलती हो, तुम झूठ बोल रही हो। यदि सह अस्माकम जननी तरही केन कथम अलंकृता। यदि वह अस्माकम माने हमारी और जननी माने माता होती तो क्या केन कथम अलंकृतम, यह अलंकार कैसे, यह अलंकार कैसे पहने हैं, क्योंकि हम तो दुखी हैं, गरीब हैं, दीन हैं, हमारे पास तो ऐसे आभूषण है ही नहीं। तो फिर ये आभूषण कहां से, ये आभूषण कहां से आए हैं, ऐसा वो कह रहा है। अगर ये मेरी माता नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। कौन बोल रही है झूठ, रदनिका से कौन बोल रहा है, रोहिसेन, तुम झूठ बोल रही हो। अलीकम भणति, तुम झूठ बोल रही हो ना, ये हमारी माता नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो दीन हैं, गरीब हैं, इसलिए हमारी माता नहीं हो सकती। आठवें प्रश्न में देखेंगे, समझ में आ गया ना कि यहां रदनिका ने यहां क्या कहा है, रोहिसेन ने, तो रोहिसेन ने कहा है कि तुम झूठ बोलती हो। यदि सह अस्माकम जननी तरही केन कथम अलंकृत, यह अलंकार नहीं है। वसंत सेना अनुसारेणो, वसंत सेना के अनुसार से पर संपत्तियां का संतप्ते, पर दूसरे की, पर माने दूसरे की संपत्तियां माने संपत्ति को, संपत्ति से कौन संतप्त माने दुखी है, कौन संतप्त माने दुखी है। वसंत सेना या अनुसारेण पर संपत्ति, दूसरे की संपत्ति से रोहिसेन संतप्त होती, रोहिसेन क्या है, दुखी। वसंत सेना ने यह किसके, रोहिसेन के लिए कहा था कि धिक्कार है, ये भी दूसरे की संपत्ति को देख करके क्या है, दुखित है, क्योंकि उसने सोने की क्या देख ली थी, गाड़ी देख ली थी। ठीक, आगे देखते हैं हम, आगे देखेंगे 8वें प्रश्न के बाद अगला प्रश्न होगा हमारा,
9वां प्रश्न, कौन सा प्रश्न? 9वां प्रश्न होगा, जात कारय सौवर्ण षटिकाम इदम कथनम कस्यास्ति। ठीक, किसने कहा था ये कि जात जाओ, कार्य माने निर्माण करो, सौवर्ण षटिकाम सोने की गाड़ी, सोने की गाड़ी, इदम कथनम कस्यापि, यह सेना, यह किसने आपको दी? ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? इदम कथनम वसंत सेनायाः अस्ति, यह कथन किसका है? वसंत सेना का है कि जात कार्य सौवर्ण षटिकाम, निश्चित है कि तुम क्या करोगे, तुम जाओ और सौवर्ण षटिका को बनवा लो, सोने की गाड़ी को बनवा लो। वसंत सेना कहा आसीत, का आसीत, वसंत सेना का आसीत, वसंत सेना उज्जैन्याः एकः गणिका आसीत, उज्जैन्याः उज्जैनी की एक क्या है? गणिका माने वैश्या है। यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि उज्जैन्याः क्यों लगा हुआ, ये षष्ठी विभक्ति लगी। जैसे हम स्त्रीवाची नदी के रूप सीखेंगे ना, नदी के रूप के समान उज्जैनी के रूप चलेंगे, याद रख लेना। ठीक, और उज्जैनी के रूप भी हमारे कैसे चले? उज्जैनी, तो उसके समान रूप चल जाएंगे जननी के समान। जनन्याः आएगा, जनन्याः यहां आएगा उज्जैन्याः, ठीक है ना। जननी जननी जनन्या जनन्यै जनन्याः जनन्याः जनन्याम हे जननी, वैसे चलेगा। उज्जैनी उज्जैनी उज्जैन्यै उज्जैन्या 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 उज्जैन्याम हे उज्जैनी। ठीक, वैसे ही रूप चल जाएंगे, इसीलिए यहां पर षष्ठी लगा है। और अर्थ भी आप देख लेना कि कैसे निकलेगा अर्थ हमारा। देखें, उज्जैनी की, का के की, उज्जैनी की एकाह गणिका आसीत, एक क्या है? गणिका है। ठीक, आगे चलते हैं हम। 10 प्रश्न हमारे हो गए। 10 प्रश्न के बाद उसी क्रम में हम चलते हैं 11वां प्रश्न। दारकः माने पुत्र, रोहिसेन माने रोहिसेन। दारकः रोहिसेन कस्या आग्रहम करोति, दारक माने पुत्र, रोहिसेन ने किसका आग्रहम किसके आग्रह को किया। ठीक है ना, किसके लिए आग्रह किया, किसके लिए आग्रह कर रहा था कि नहीं हमें यही चाहिए, हमें सोने की गाड़ी चाहिए। किसके लिए? सोने की गाड़ी। दारकः रोहिसेन सौवर्ण षटिकायाः आग्रहम करोति, सौवर्ण षटिका में भी षष्ठी लगा है। क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, सौवर्ण षटिकायाः, क्योंकि षटिका में भी बड़ा आ है और ये रमा के समान रूप चल जाएंगे। रमायाः रमाया, लतायाः लताया, राधाया राधाया, सीतायाः सीतायाः, षष्ठी विभक्ति में चलेंगे तो वैसे बनेगा हमारा सौवर्ण षटिकायाः सौवर्ण षटिकायाः। ठीक, तो पुत्र रोहिसेन ने सौवर्ण षटिकायाः सोने की गाड़ी को आग्रह किया, सोने की गाड़ी का आग्रह किया। वसंत सेना बाहु प्रसारे किम कथयति, वसंत सेना ने बाहु माने हाथों को, प्रसार माने फैलाकर, किम कथयति क्या कहा, किम कहा, क्या कहा? वसंत सेना बाहु प्राचार्य, भुजाओं को फैलाकर, एही में पुत्र का, एही में आओ मेरे पुत्र, आओ, यही माने आओ, में माने मेरे, पुत्र माने पुत्र, आओ मेरे पुत्र, आलिंगम मैं तुम्हें क्या करूं? गले लगाऊं। इति कथयति, इस प्रकार से कहा। क्या कहा? कि आओ मेरे पुत्र, मैं तुम्हें गले लगाऊं, आलिंगन करूं और क्या करूं? इति कथयति, इस प्रकार से कहा। ठीक, तो वैसे कहा तो उसने बहुत कुछ है कि उपविश्य, क्रोढ़े, गोद में भी बिठा ला, लेकिन प्रश्न छोटा तो उत्तर भी अपन को उतना ही देना है जितना अपना काम चल जाए। ज्यादा कुछ वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होती परीक्षा में, जितना प्रश्न पूछे उतना अपन को संतुष्टि से, लेकिन हाँ उतना सो जवाब तो देना ही पड़ता है परीक्षा में। इसलिए अपन लोगों को क्या है, ये सारे प्रश्नों को हल करते रहना चाहिए कि कहां पर कैसे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, ये आगे देखते हैं हम। चलिए, अब आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। इसमें केवल 12 ही प्रश्न, ज्यादा प्रश्न नहीं रखे, परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे। बाकी हम आपके लिए लाएंगे जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें 4 उत्तर होंगे, एक प्रश्न होगा। तो वो बहुविकल्पीय कुछ प्रश्न आपके लिए ढूंढ करके लाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छे बना करके लाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा, आप लोग हमारे साथ मैग्नेट बेड से जुड़े हैं तो इस संस्था में आपको दी जाती है बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा। तो बहुत अच्छे से आप लोग अध्ययन अध्यापन करते रहिए, क्योंकि
चाहे आप किसी भी माध्यम से जुड़े हों, चाहे वो आप हिंदी मीडियम के हों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, किसी भी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, यूपी बिहार बोर्ड से हों, कहीं से भी हों, तो याद रखिएगा ये एकमात्र ऐसा संस्थान है हमारे कि जो आपको देता है बिल्कुल फ्री, निःशुल्क शिक्षा। तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। धन्यवाद।